नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली। शिकस्त यानी अंदाजन जो लोकसभा चुनाव की सीट है 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही, लेकिन नतीजा उसका उल्टा है। तो पार्टी पिछड़ने के बाद एक दौर शुरू हुआ और उस दौर का नाम है समीक्षा करने का दौर। समीक्षा का दौर शुरू हुआ, पार्टी के नेता समीक्षा करने लगे और समीक्षा के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है। समीक्षा भी खत्म हुई और रिपोर्ट भी तैयार हुई और अब यह रिपोर्ट जो बनी है समीक्षा की, हार की समीक्षा की, वो अब हाईकमान के पास भेजी जाएगी। लेकिन यह रिपोर्ट जो तैयार हुई, इसकी कुछ जानकारी अंदाजन वो सामने आई कि हार की समीक्षा जो हुई है क्या क्या कारण है। तो आपको बता दें कि इसमें जो सबसे ज्यादा हार का दावा किया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि विधायकों ने भीतरघात की और अब उन विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो सूत्रों के अनुसार अभी तक जो खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि भीतरघात करने वाले बीजेपी के विधायक अब शीर्ष नेतृत्व के रडार पर है। शीर्ष नेतृत्व और आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 100 बीजेपी विधायक ऐसे हैं जिनका टिकट अब कटने जा रहा है। समीक्षा बैठक और समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जो खबरें सामने निकल कर आई। और जातीय समीकरण सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने के बावजूद भी कई विधायक अपनी सीट नहीं जिता पाए, यानी कि जो सहयोगी सांसद थे जो चुनाव में खड़े हुए थे उनका सहयोग करने में असमर्थ। तो बीजेपी की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को इसकी विस्तृत रिपोर्ट यानी फुल प्रूफ रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। अब आपको कुछ बताते हैं, कुछ तथ्य बताते हैं। साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 80 विधायकों के टिकट काटे थे। अब रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है कि विधायकों ने लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ माहौल बनाया, यानी अपनी ही पार्टी के खिलाफ भीतरघात की और कई विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से पार्टी को नुकसान हो, यानी कि विधायक विधानसभाओं में जाते ही नहीं, निष्क्रिय थे, मतलब चेहरा भी नहीं उनका दिखाई देता। इससे भी पार्टी को नुकसान हुआ और ऐसे विधायकों के खिलाफ पार्टी ने पूरा ब्यौरा तैयार कर दिया और सहयोगी दलों ने भी विधायकों की भूमिका को लेकर अपनी रिपोर्ट दे दी। अब दावा यह भी है इस रिपोर्ट के अनुसार कि साल 2027 के चुनाव में इन बातों को ध्यान में रखकर पार्टी टिकट वितरण करेगी, यानी कि अब यह ध्यान रखा जाएगा कि कौन विधायक सक्रिय है, कौन भीतरघात कर रहा है। अब इनको ध्यान में रखकर इन चीजों को पार्टी वितरण होगा और रिपोर्ट के अनुसार अब 100 से ज्यादा ऐसे विधायक जिनका टिकट लोकसभा विधानसभा चुनाव 2027 में कटेगा और आगामी विधानसभा उपचुनाव में भी इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। और लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व और दबदबे को विपक्षी गठबंधन से कड़ी चुनौती मिली, जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं थी। इस चुनाव में बीजेपी वो सीट भी हार गई जिस पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा होता था और पूर्ण विश्वास था कि इस सीट पर हमें जीत मिलेगी। उदाहरण सबके दिमाग में आता है अयोध्या। अयोध्या में यह कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की यह सीट, लेकिन नतीजा इसका उल्टा है। और इस समीक्षा रिपोर्ट में जो समीक्षा की गई है इसमें यह भी
निकल कर आया है कि ये जो अभी हाल में आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं, जिनका ट्रांसफर हुआ है, जिनकी पोस्टिंग हुई है, वो सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में असमर्थ। उनका तो ट्रांसफर हो गया। दूसरी गाज विधायकों की। ऐसे में सवाल यह है कि क्या समीक्षा की रिपोर्ट और हार का पूरा ठीकरा वो विधायकों पर फोड़ा जाएगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में डॉक्टर अविरल मलिक, नेता भारतीय जनता पार्टी, विशाल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और संदीप वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। मेरा सबसे पहला सवाल अविरल जी आपसे है। यह जो समीक्षा रिपोर्ट तैयार हुई है, इसमें यह कहा जा रहा है कि भीतरघात हुआ है, आप ही की पार्टी में भीतरघात हुआ है। हालांकि लगातार ये खबरें आ रही थी, लेकिन इन बातों को इग्नोर किया गया। अब जब समीक्षा बैठक की जा रही है, तो आपको यह नहीं लगता है कि शीर्ष नेतृत्व अपने आप को बचाने के लिए हार का ठीकरा विधायकों पर फोड़ रही? अविरल जी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जहां तक उत्तर प्रदेश का विषय है, तो उत्तर प्रदेश के विषय पर भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन कर रही है, चिंतन कर रही है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, या विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली, तो किसी प्रकार की कोई करारी हार नहीं है। इस बात को इन लोगों को समझ लेना चाहिए। लेकिन यह हमारा अंदरूनी विषय है, अंदरूनी मामला है पार्टी का, और निश्चित रूप से हम आत्ममंथन कर रहे हैं और आकलन कर रहे हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, राष्ट्रीय स्तर पर जीत मिली है, वो सबको नजर आ रहा है, सबको मालूम है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव है, तो उसमें जीत भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिली है। और जनता ने नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास जताया है, जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मोहर लगाई है। और जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, ये सबको मालूम है। अविरल जी, जिस तरीके से आपने बातों को घुमाया है, आमतौर पर प्रवक्ता बातों को घुमाने में बड़े तेज होते हैं, यह माना जाता है। अविरल जी देखिए, बातें तो आप भी समझ रहे हैं। लोकसभा चुनाव जब चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता तक कोई ऐसा नहीं था जो ये नहीं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेगी। और आप कह रहे हैं कि कोई हारी नहीं हुई है। मतलब आप 71 सीट 2014 से लेकर, फिर इसके बाद 19 में 62 सीट से लेकर, और अब आप 33 सीट पर आ गए हैं और आप कह रहे हैं कि हार मिली ही नहीं है। मतलब आप सीधा सीधा मान रहे हैं कि आपकी जीत हुई है। 33 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत मान रही है अपनी। जी, मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, एक राज्य के आधार पर हार और जीत इसलिए तय नहीं हो सकती है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है और ये पूरे देश के चुनाव है, ये राष्ट्रीय स्तर के चुनाव है। यदि विधानसभा चुनाव होते तो स्पष्ट हो जाता, किसी भी राज्य की आप अगर पर्टिकुलर बात करें। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश के विषय पर निश्चित रूप से जो हमारी उम्मीद थी उसके आधार पर हमें रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन उस विषय पर हम आत्ममंथन कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त दिल्ली का निर्माण हुआ, आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण हुआ, केजरीवाल फैक्टर दिल्ली से समाप्त हुआ, केजरीवाल फैक्टर अब दिल्ली में कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसके साथ साथ जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त पश्चिम बंगाल का निर्माण हुआ, ये सबको नजर आ रहा है। कांग्रेस मुक्त गुजरात का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, और छिंदवाड़ा का गढ़ भी कांग्रेस पार्टी हार गई। ठीक है अविरल जी, देखिए, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस मुक्त गुजरात, कांग्रेस मुक्त हिमाचल, सब कुछ हुआ, लेकिन आप ही के पार्टी का नारा था कांग्रेस मुक्त। मतलब आप कांग्रेस को ही मुक्त करना चाहते थे इस देश से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं आपके पास आऊंगा। विशाल यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। विशाल जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आप को कमबैक किया है, आप क्या मानते हैं, क्या वजह रही कि कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में कमबैक की? शिवम जी, जब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के प्रवक्ता जी ने काफी बहुत अच्छा बात कहा। वो कह रहे हमारी हार ही नहीं भाई, 60 से अधिक सीट जीतने वाला यूपी राज्य आप 30 के लगभग में आ गए हैं, करे हार नहीं। ये अहंकार है इनका जो हारने के बाद भी दिख रहा है। इन्होंने बहुत राज्य का, अभी पश्चिम बंगाल से जिक्र किया, फिर उन्होंने कहीं कई राज्य का, अरे भैया पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने एक से जीता। और आपको बता दें, आप ऐसे 9 राज्य है
जहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, वो राज्य आपको पता ही नहीं चलेगा। पंजाब में बीजेपी कहाँ है, सिक्किम में बीजेपी कहाँ है, कश्मीर में बीजेपी कहाँ, ये सब पूछ रहा है भारत। आपका तो 9 ऐसे राज्य जहाँ बीजेपी का एक भी प्रत्याशी नहीं जीता। और आपने जो राज्य का नाम बताया, या पश्चिम बंगाल का बोला हो, या मैं खुद बिहार चाहता हूँ, बिहार में इनकी 39 सांसद थी, और देखिए आज कितनी सांसद हो गई। तो हर जगह ये गिरावट आ रहा है। और इनका अहंकार था, ये कह रहे मैं जीत गया। अरे भैया कहाँ गए, अब की बार 400 पार। इनका मुख्यमंत्री थे, अब यूपी तो 80 का अस्सी दे रहा, यूपी में अहंकार इनका खत्म हुआ। लेकिन रामपथ को किस तरह रामपथ में गड्ढे हो गए भैया, घोटालेबाज की सरकार इनकी पूरी। राम मंदिर में घोटाला, रामपथ में घोटाला, एयरपोर्ट में घोटाला। तो घोटालों की जनता ने छड़ी चलाई और उनको सत्ता से बाहर किया है। जो ये अयोध्या का दम भरते थे, उस अयोध्या सीट से भाजपा हार गई। ये इनके मुंह पर तमाचा है, केवल अयोध्या ही नहीं, बस्ती राम जी से संबंध रखता है। सीतापुर भाजपा हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी को बता दिया किस राम जी के बाद, राम जी सच्चाई, अच्छाई और भाईचारा के साथ खड़े हैं। आपके दंगाई मानसिकता के साथ राम खड़े नहीं रहे, राम सबके थे और राम हमारे साथ खड़े रहे। एक और जैसे कर्नाटक के चुनाव रहे तो विशाल जी, सवाल यह कि उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी सीटें हैं, लोकसभा में इस बार कितनी सीटें आई हैं? उत्तर प्रदेश में हमारी समानजनक सीट आई है और हम विधानसभा सीट कितनी आई है विशाल जी? जो उपचुनाव होने वाला है उसमें हम अच्छे उपचुनाव होगा, आगे 2027 विधानसभा चुनाव होगा, सब होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि इस बार कितनी सीटें आई हैं आपकी उत्तर प्रदेश में? देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, 2019 के चुनाव में मात्र सोनिया गांधी जी सीट वहां से जीती थी, और अभी के वर्तमान में 6 हमारे वहां सांसद है। तो कहीं ना कहीं हम वहां पे बड़े हैं, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, हमारी सांसद वहां बढ़ा है। और बीजेपी 60 से बढ़ कर 30 आ गई, तो घटा कौन भैया? हम तो एकमात्र सोनिया गांधी जी वहां सांसद थी, राहुल जी भी चुनाव हार गए थे। और इस बार तो क्या हुआ, जो सांसद राहुल जी के, जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट को चपरासी बोलते थे, उस चपरासी को प्रधानमंत्री से ज्यादा वोट मिले हैं। ये भी सच्चाई बात है। मैं आपके पास आऊंगा। रविंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से इस बार समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में, वो काबिले तारीफ रहा और किसी को यकीन नहीं था कि यह इतना बड़ा कमबैक समाजवादी पार्टी करेगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी कमबैक की है, आप यह मानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में भी यह दबदबा बना रहेगा? मुझे लगता है कि शिवम जी, निश्चित रूप से हमारी जो जीत का क्रम चालू है वो लगातार बना रहेगा। ये अचानक नहीं हुआ शिवम जी। आप 2019 में देखिएगा, हम लोगों ने 17 सीटें हराया भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में। उसके बाद होने वाले निकाय चुनाव में हमने 40 सीटें हराया, हम 760 थे, 720 थे। उसके होने वाले विधानसभा चुनाव में हमने 57 सीट हराया इनको। उसके बाद होने वाले निकाय चुनाव में इनका मत प्रतिशत घटा के हम लोगों ने 30% कर दिया। फिर आगामी लोकसभा चुनाव में हुआ जो आपने देखा ही देखा कि इनकी लगभग 31 सीटें कम हो गई। तो ये जो क्रम है ये लगातार जारी है, ऐसा नहीं कि अचानक से एक दिन में ऐसा कुछ हो गया। और इसका पूरा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं के जाता है, पीडी साइकिल यात्रा को जाता है, कांग्रेस के साथ हुए गठबंधन को जाता है। तो बहुत बड़ी भूमिका रही है जो गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में निभाई है। ये सब हमारे जीत का कारण है। अब भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण मोहन भागवत जी ने उसकी समीक्षा कर दी है। तो हमको उसकी समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। उनके अहंकार की बात कह दी है, उन्होंने कहा विपक्ष दुश्मन नहीं है, उन्होंने कहा चुनाव युद्ध नहीं है। और अगर ये ऐसे मानते रहते हैं तो अपनी समीक्षा करें। इन्होंने जहाँ समीक्षा बैठक की है सिद्धार्थनगर। ठीक है रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। संदीप वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार इनसे भी ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं। संदीप जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब समीक्षा बैठक हुआ, इसके बाद समीक्षा रिपोर्ट भी तैयार हो गई, अब शीर्ष नेतृत्व को समीक्षा रिपोर्ट सौंपी जाएगी जिसमें यह कहा जा रहा है कि विधायकों का अंतरकलह, अंतर्घात सबसे बड़ा कारण रहा। आप भी ये मानते हैं कि विधायक ही सबसे बड़े इसमें खलनायक हैं, या शीर्ष नेतृत्व अपने आप को बचाने के लिए विधायकों के सर पर ठीकरा फोड़ रही है पूरे हार का? संदीप जी। जी, शिवम दुबे जी, देखिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जनता तक अपनी बात को पहुंचाना। जो भी आपने विकास किया, जो भी आपने कार्य किया है, क्या जनता तक आपने अपनी मैसेज पहुंचाया, ये बहुत बड़ी बात है। रही बात समीक्षा बैठक की, देखिए किसी भी पार्टी में
जब ऐसी तरीके की हार होती है तो समीक्षा बैठक होती है और सभी समीक्षा करते हैं, पता करते हैं कहाँ प्रॉब्लम था। हो सकता है विधायक स्तर पर दिक्कत हो सकता है कि रूट लेवल के कार्यकर्ता से दिक्कत हो, तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारी विषय पर डिस्कशन हो सकता है और उस पर काम चल रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली बात है सर कि जो पीडीए का नारा सपा ने दिया है सर, वो पीडीए का नारा चल गया और जो कह गया ना कि संविधान खत्म हो गया, संविधान लुट गया और जो है लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये जो नारा उन्होंने दिया है जनता के बीच में पहुंचाने का जो काम किया वो सही तरीके से मैसेज पहुंचा और जनता जो है थोड़ी सी गुमराह हुई। और देखिए एक बात और भी कहूंगा आपको, बहुत समझने वाली बात है, 30 से 35 सीटें जो भाजपा हारी है वो 30 से 35 सीटें वो कौन सी है? जो पिछली बार भाजपा 15 से 20,000 या 5,000 वोटों से जो है भाजपा जीती हुई है। अब रही बात जो है कि 35 से 35 सीटें क्यों आ रही? देखिए जब आकाश आनंद जो है लड़ाई लड़ रहे थे चुनाव में तो समस्या वहां पे कहाँ है? समस्या वहां पे ये आया कि आकाश आनंद को बैकफुट पे लाया गया और यही कारण रहा। देखिए पीडीए जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक दो भागों में बढ़ जाता था। एक भाग मायावती जी के पास चला जाता, दूसरा भाग जो है समाजवादी पार्टी के पास चला जाता था। पिछड़ा आधा वर्ग जो इनके पास चला था, पिछड़ा जो है बाकी भाजपा में चला जाता था। तो ये जो और दलित वोट जो है कोर वोट जो है मायावती का वो उधर चला जाता था। इस वजह से भाजपा की जीत होती थी। तो उत्तर प्रदेश में जो जातिवाद का दंड जो लगा है ना, इस वजह से भाजपा आ रही है। जातिवाद का अगर नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश हमेशा भाजपा जीतते रहेगी। ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। अविरल जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। अभी आपने कहा कि हम निश्चित ही जीते हैं, हम जो है शीर्ष नेतृत्व केंद्र की सरकार बना रहे थे। आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि पीडीए का फॉर्मूला आप लोगों को पटकनी दे दिया? आप ये क्यों नहीं मानते हैं? आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि हर बार का चुनाव मोदी और योगी के चेहरे पर आप लड़कर नहीं जीत सकते हैं? आखिर यही हुआ इस बार चुनाव में। योगी के चेहरे पर चुनाव कब तक लड़ा जाएगा विरल जी? जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा इंडी गठबंधन के द्वारा झूठ फैलाने का कार्य किया गया, झूठ परोसने का कार्य किया गया, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से नुकसान हुआ। जिस तरीके से इंडी गठबंधन ने झूठ फैलाया, जिस तरीके से इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाने का काम किया, एजेंडा को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिस तरीके से बोलते जा रहे थे निरंतर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बन जाएगी तो संविधान को खतरा हो जाएगा या संविधान की हत्या हो जाएगी, जिस तरीके के आरोप लगा रहे थे, तो इसके कारण निश्चित रूप से इस भारतीय जनता पार्टी एक सेकेंड अविरल जी, आप मुझे यह बताइए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने संविधान को लेकर भ्रांतियां फैलाई। आप मुझे यह बताइए कि आपके वो कौन कौन से नेता थे जो चुनावी रैलियों में जाकर जनता की वाहवाही बटोरने के लिए, तालियां बटोरने के लिए कहते थे कि हमें 400 सीटें दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे? वो क्यों कहते थे ऐसी बातें? आप विपक्ष को मौका क्यों देते थे ऐसे बोलने के लिए? नहीं देखिए, अगर कहीं इस प्रकार की घटना घटित हुई है, किसी के द्वारा इस प्रकार का बयान दिया गया है, तो हो सकता है स्लिप ऑफ टंग रहा हो या फिर वो कुछ और कहा गया हो। अच्छा, मतलब आपके ही नेता अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे तो ये स्लिप ऑफ टंग है और विपक्ष आखिर इसको मुद्दा क्यों ना बनाए? चुनाव में ऐसी कौन सी चीजें थी जो मुद्दा नहीं बनी? और मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी खुद मुद्दा बनाती थी और विपक्ष को ट्रैक में लाकर फंसाती थी, वो इस बार कैसे फंस गई? सवाल यह है कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक इस विपक्षी गठबंधन के द्वारा संविधान को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, उसका काट क्यों नहीं निकाला गया भारतीय जनता पार्टी से? जी नहीं, देखिए मैं तो कानून के आधार पर बात करने वाला व्यक्ति हूं, इसीलिए मैं विपक्ष से निवेदन करना चाहूंगा कि विपक्ष को जाकर एक बार केशवानंद भारती केस को पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद मालूम पड़ जाएगा कि ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को अगर टच करने की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है और नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्हें समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार से इन्होंने आपातकाल लगाया था, अविरल जी देखिए, चुनाव खत्म हो गया, अब केशवानंद भारती बैठकर आराम से आप लोग पढ़िए, क्योंकि जो रविंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात पे,
क्योंकि रविंद्र जी को पता है कि जो आपके पैरों तले लेके निकलना था वो निकल चुके हैं। अब आप केशवानंद भारती बैठ के पढ़ते रहिए। रविंद्र जी मुस्कुरा। रविंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यह है, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आप ये जाकर अखिलेश यादव सभी मन से एक ही चीज कहते थे कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, मेरा सवाल यह है कि संविधान की कौन सी धारा, कौन से सेक्शन, कौन से अनुच्छेद में कौन सा बदलाव हुआ, बताइए मुझे आप। संविधान की 3 प्रमुख चीजें बता रहा हूं। बताइए। एक तो संविधान में संशोधन करके इन्होंने दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया। दूसरा, संविधान में संशोधन करके इन्होंने भारत सरकार के मुख्य चुनाव आयोग की चुनाव की प्रक्रिया को ही बदल दिया। दूसरा, संविधान में संशोधन करके इन्होंने धारा 370 का दुरुपयोग करके एक राज्य को 2 राज्यों में बांट दिया। ये जो 3 काम किए हैं, ऐसे कम से कम 16 कामों की लिस्ट है जो इन्होंने संविधान में संशोधन करके किए हैं और भारत की जनता के खिलाफ थे, यहाँ के मत के खिलाफ थे, कानून के खिलाफ थे। रविंद्र जी बहुत ईमानदारी से बताइएगा, जिस संविधान को बदलने की बात कर रहे थे आप, ये वही चीजें थी जो आप अब बता रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, जिस विपक्षी गठबंधन के साथ मिलकर आपने चुनाव लड़ा, 2 जो युवाओं की जोड़ी थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी, चुनाव लड़ा, उनकी जो दादी थी वो संविधान को पूरी तरीके से पलटकर यहां तक कि संविधान की प्रस्तावना को पलट दिया गया। वो आपको खतरा नहीं नजर आया? आपने इस बात की, अभी जैसा कि वो कह रहे हैं अविरल जी, और अविरल जी ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि आप लोगों ने भ्रांतियां फैलाई, ये बात सही है कि नहीं है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। जो व्यक्ति अपने 10 साल के शासनकाल में 6,491 करोड़ रुपया खाली प्रचार में लिखित रूप से खर्च कर चुका हो, तो उसको खुद ही जानना चाहिए भ्रांति कौन फैला सकता है। दूसरी जो बात आपने कही कि प्रस्तावना में बदलाव कर दिया गया 1975 में, जो बदलाव किया गया था मैं बता दे रहा हूँ, उससे हमारे पूरे भारतवर्ष के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरे विश्व में मान बढ़ा है। उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, अखंडता, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, ये 3 शब्द जोड़े गए। इससे भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़ने से पूरे विश्व में हमारा मान बढ़ा और आज इसी तीनों शब्दों को इमरजेंसी लगाने से हमारा मान बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? रविंद्र जी एक सेकंड सुन लीजिए। आज इन्हीं तीनों शब्दों को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर रखा है। तो यही इनका चरित्र है कि संविधान के मूल प्रस्तावना का ही चरित्र बदलना चाहते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। ये शब्द आज आपको सुब्रमण्यम स्वामी की बड़ी याद आ रही थी। वही सुब्रमण्यम स्वामी जब राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तब आपको वो पैर में चुभ रहे थे कांटे की तरह। मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, इसलिए अभी भी चुभ रहे हैं हमको। अच्छा, संविधान में जो शब्द लाया गया जिससे हमारी इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ी है उसको सुब्रमण्यम स्वामी हटा रहे हैं। तो इससे ज्यादा घृणित कार्य तो कुछ और भी हो ही नहीं सकता है। क्या यह देश सेकुलर नहीं है? क्या ये देश समाजवादी नहीं है? क्या यह देश अखंड नहीं है? अगर ये 3 शब्दों को हटाने के लिए बात कर रहे हैं तो इससे ज्यादा घृणित क्या हो सकता है? सुब्रमण्यम स्वामी की बात इसीलिए की जा रही है। सुन लीजिए, बिल्कुल आप संविधान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये संविधान विरोधी है, हिंदू विरोधी और भारत विरोधी है। संविधान को इन्होंने कहा था, 1949 में इन्होंने कहा था कि संविधान में भारतीयता जैसा कुछ भी नहीं है और उसमें ऑर्गेनाइजर में लिखा था, और संविधान हिंदू विरोधी है, भारत विरोधी है। ये तो संविधान के प्रति इनकी सोच है। ये सारी बातें मैं डॉक्यूमेंट में बता रहा हूँ। ये संविधान का चरित्र है इनका। ये संविधान और संविधान में जो भी इन्होंने किया है, संविधान विरोधी चरित्र इन्होंने अंतिम बार में दिखाया है। इनका हस्तक्षेप संविधान विरोधी है। जब आखिरी हमारा संसद सत्र चल रहा था तो इन्होंने 150 सांसदों को बाहर कर दिया। 150 सांसदों को बाहर करने का मतलब है इनका चरित्र यह है कि लोकतंत्र को विपक्ष विहीन करना चाहते हैं। तो ये हर तरीके इनकी सोच, इनकी एक्टिविटी, इनके संशोधन सब बताते हैं संविधान विरोधी हैं ये। नहीं, आप कृपया देखिए अविरल जी, एक सेकंड में आपके पास आऊंगा। रविंद्र जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है कि अगर ये चाह रहे हैं कि विपक्ष मुक्त हो जाए और देश का जो सेकुलरिज्म है, जो अब ये सारी चीजें हैं जो अभी आप बता रहे थे प्रस्तावना वाली बात, अगर वो चाह रहे हैं वो खत्म हो जाए। वो 10 साल से महाराज सरकार में है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। वो जब चाहे तब वो संविधान में बदलाव कर सकते थे।
लेकिन अगर संविधान में बदलाव नहीं हुआ तो आप ये बात क्यों नहीं मानते कि आप लोग भ्रांतियां फैला रहे थे सर? अब आप पुराने इतिहास में जाएंगे तो मैं 70, 71, 72 की कहानी याद दिला दूंगा सर फिर, और फिर आप लोग फंस जाइएगा। विशाल यादव जी हमारे सामने बैठे हैं, कांग्रेस के नेता, हमसे बढ़िया इतिहास जानते होंगे याद दिलाना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आपको याद दिलाना चाहिए, 10 साल में मैंने आपको 3 ही उदाहरण बताए हैं कि इन्होंने संविधान को बदला है। और भी उदाहरण कहिए तो मैं बताना शुरू कर दूं। ये जनगणना नहीं कराए, हमारे संविधान में हर साल 10 साल बाद जनगणना होगी, जनगणना नहीं कराया। ये भी संविधान विरोधी काम है। ऐसे 17 काम इन्होंने किए हैं जो संविधान को क्वेश्चन मार्क में लगाते हैं। ऐसी कौन सी सरकार है पूरे विश्व में जो जनगणना न करावे और 10 साल तक रहे? ये संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी रहेंगे। आप पुरानी बात गिना सकते हैं, ठीक है। पुरानी बात तो ओम बिरला ने भी गिना दिया। रविंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। विशाल जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। विधानसभा चुनाव 2027 तो थोड़ा दूर है, अभी सामने बीच में उपचुनाव है, विधानसभा उपचुनाव है, 10 सीट पर उपचुनाव है। कितनी सीट की मांग है आपकी समाजवादी पार्टी से? बिल्कुल सुनिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। भाजपा के प्रवक्ता बहुत रंग बिरंगे सुहावने शब्द बोल रहे थे। इन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग झूठ फैलाए थे। भैया बताए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो आपके 1-2 भैंस में 1 भैंस ले लेगी। ये झूठ था कि नहीं था? कांग्रेस 55 सालों तक सत्ता में रही। शिवम जी आपके यहाँ से भैंस ली क्या? शिवम जी आपके घर से, आपकी घर की जमीन ली क्या कांग्रेस से? इन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुस्लिम लीग के, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम से दिखता है। विशाल जी देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और चुनाव को लेकर ही रहना चाहता था, लेकिन अगर आप इन सब बयानों पे जाएंगे तो सन पित्रोदा का बयान आपको याद दिला दूं। क्या कहा था सन पित्रोदा ने, आपको याद है कि नहीं याद है? शिवम जी बिल्कुल मैं सबका जवाब दूंगा। पहले मैं इनका जवाब दूंगा। मैं बीच में एक शब्द नहीं बोला था। हाँ बोलिए। मैं भी चाहूंगा मेरे बीच में कोई एक शब्द नहीं बोला। ठीक है बोलिए। प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि भैया 2 भैंस में किसका 1 भैंस ले लिया गया? प्रधानमंत्री से पूछना। इन्होंने कहा कि इनका मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग से दिखता है, जबकि ये बताना भूल गए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके गुरु थे उन्होंने मुस्लिम लीग से 3 राज्यों में सरकार बनाया। तो बताया झूठ कौन फैला रहा था भैया? और संविधान बदले? अरे भैया उत्तर राजस्थान की बतौर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने कहा कि हमें 400 सीट दे दो, मैं संविधान बदल दूंगा। राजस्थान के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा कि हमें 400 सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार सिंह के बगल में चर्चा होती है और संविधान बदलने की बात, संविधान बदलने की बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। अगर हम उसे मुद्दा बनाते तो क्या दिक्कत है भैया? आपने कहा हम इस बात को जनता के पास गए, वो भले बात है सरकार ने याद की। सरकार याद देखिए, संसद में दीपेंद्र हुड्डा जी जब संविधान बोलते हैं, हमारे सांसद रोहिंदपुरम से सांसद है क्या संविधान का नारा? विशाल जी देखिए, विशाल जी कांग्रेस के लोग करते हैं, मेरी समझ में बाहर है। एक सेकंड विशाल जी देखिए, एक सेकंड। बिल्कुल मैं आपके पहली सवाल का जवाब दे दूं, फिर आप पूछिएगा जो आपको पूछे। सैम पित्रोदा को याद कर लीजिए। मैं बहुत प्रिय सैम पित्रोदा को याद करिए। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। सैम पित्रोदा को भी याद करिए। हमारे मित्र हमारे संयम रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बीच में बोलने का छोड़ दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा संयम रखिए। आपने बोला नहीं, वो तो कंटिन्यू मेरे बीच में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। नहीं देखिए, मैं बीच में नहीं बोला। शिवम जी आपने हमसे सवाल किया कि आप ठीक है, एक सेकंड अविरल जी बोलने दीजिए। हमारे गठबंधन के किसी भी नेता ने नहीं कहा, जबकि भाजपा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेता है ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने कहा कि मोदी और योगी को देश की जनता ने नकार दिया है। समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कांग्रेस की टिप्पणी नहीं किया, कांग्रेस के किसी भी नेता ने अखिलेश जी पर कोई टिप्पणी नहीं किया। हमारी गठबंधन मिलजुल कर ये तय करेगी और जो सीट हमें मिलेगा हम वहां जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी का सिंबल, हम तो कह रहे हैं 10 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जहां हमारा उम्मीदवार होगा वहां हम अपना सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और जहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा और हमारे घटक उम्मीदवार होगा। ठीक है विशाल जी, अब आपकी बात पूरी हो गई ना, अब आपको पूरा मौका मिला। मेरी बात सुनिए, सवाल यह है मेरे सवाल का जवाब दीजिए विशाल जी। इस बार उपचुनाव में कितनी सीटें मांग रहे हैं आप समाजवादी पार्टी से? देखिए, मांगना और मिलना वो बहुत अलग बात है। हमने पहले ही कहा कि हमारे गठबंधन में कहीं दुराभास है ही नहीं। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि मोदी और योगी को देश की जनता ने नकार दिया। हम गठबंधन की मीटिंग होगी, हम तो कह रहे कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जो सीट हमें मिलेगा वहां हम अपना सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे अपने उम्मीदवार को, और जो सीट हमारे गठबंधन के घटक दल होगा वहां कांग्रेस का जिला से लेकर प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय स्तर का नेता वहां का। विशाल जी आप ये कह रहे हैं कि आगामी सभी विधानसभा जो उपचुनाव सीट है आप सब पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं? हमने कहा, देखिए अपनी जवान हमारे मुंह में डाली। हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी
सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जो सीट हमें मिलेगा वहाँ हम अपना उम्मीदवार देंगे, और जो समाजवादी का सीट होगा हमारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को समर्थन करने का काम करेंगे। हम लोग वहाँ मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। नहीं विशाल जी, सभी सीटें ये छोड़ दीजिए। देखिए क्या है, पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कितनी सीटें, 10 में से 1, 2, 3, 5 कितनी सीटें? क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में यह कहा जा रहा है कि 1 से 2 सीट समाजवादी पार्टी, जो अभी तक खबरें आ रही है, वो देंगे। आप लोग इतने में सेटिस्फाइड हैं? देखिए, जब लोकसभा का चुनाव था तो मीडिया बहुत सारा हलचल हुई थी, इतने मिलेंगे उतने मिलेंगे। भैया हमारा गठबंधन है, हम लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे, ये आपकी चिंता के बस 2-3 दिन होंगे, सब चीज सार्वजनिक हो जाएगा, सब कुछ आपके सामने हो जाएगा। पूछना तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के नेता है ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने खुले मंच से कहा कि मोदी और योगी की जो चिंता नकार दिया, वो कितने सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जहां हमारा उम्मीदवार होगा वहां हमारा सिंबल पर चुनाव होगा, और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन करने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक। अविरल जी जवाब दीजिए। मामला हो सकता है भाई, ये बात तो सही है ना कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से हार के बाद वो कह रहे हैं कि हमारे वोटर तो हमें वोट दिए, लेकिन मतलब जो सबसे बड़ा विक्टिम बना दिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी को बना दिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बना दिए। जी देखिए, जिस प्रकार से विशाल जी अभी बोल रहे थे, तो उसी के आधार पर मैं कहना चाहूंगा, जहां तक ओम प्रकाश राजभर जी की बात है, तो ये हमारा अंदरूनी मामला है। क्योंकि ये कह रहे थे कि हमारा अंदरूनी मामला है। नहीं, आपका अंदरूनी मामला अगर हो सकता है कि आपको कितनी सीट मिलेंगी, तो ये हमारा अंदरूनी मामला हो सकता है। हमारे पूरे बयान में कहीं अंदरूनी शब्द का जिक्र ही नहीं है। नहीं, उसका अर्थ ये अलग बात है। आप कह रहे थे हम बैठ कर तय कर लेंगे, आपने कहा समाजवादी पार्टी के साथ बैठ कर तय कर लेंगे। टिकटों का बंटवारा और अंतर होता है। टिकटों में बंटवारा और सरफुटवल में अंतर होता है। हम भी बैठ के तय कर लेंगे। टिकटों में बंटवारा और सरफुटवल में अंतर होता है। हमारे किसी नेता ने अखिलेश पर सवाल खड़ा नहीं किया, अखिलेश जी के किसी नेता ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा नहीं किया, और चुनाव खत्म हुआ नहीं। जो लोग कहते थे इंडिया टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और एनडीए टूट गया। आपने उपेंद्र कुशवाहा को अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया, आपने ओम प्रकाश को बता दीजिए ईवीएम ठीक है कि खराब है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था ईवीएम ठीक है खराब है। वो आपने बहुत अच्छा बात बोला। मैं 2-3 वीडियो को दिखाने का होगा जब बतौर प्रधान। ठीक है, एक सेकंड अविरल जी, मेरा सवाल आपसे ये है। एक सेकंड ठीक है विशाल जी, एक सेकंड। अविरल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में जो समीक्षा बैठक हो रही है, आप ये मुझे बताइए कि हार का जो फैक्टर है, क्या आप ये मानते नहीं है कि जातियों का जोर, जो अखिलेश यादव ने पीडीओ का फार्मूला बनाया, आप उसकी ट्रैप में आ गए, आप उसका काट नहीं निकाल पाए, आप समझ नहीं पाए। दूसरा, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, 80 में 80 सीट जीतेंगे, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबोया तो नहीं? आप ये इसका आकलन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग का जब भी किसी नेता से पूछो भारतीय जनता पार्टी के, वो यही कहता था कि 80 के 80। सर, आप तो 80 का आधा भी नहीं पहुंच पाए। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, जिस तरीके से संविधान को लेकर झूठ फैलाने का इन्होंने कार्य किया, और उसके साथ साथ ये कहते हैं संविधान भारतीय जनता पार्टी बदल देगी। एक मिनट सुन लीजिए आप। संविधान पार्टी बदल देगी, बोलता मैं उसे छोड़ता भी नहीं है। अब क्या संविधान बदलने की बात? ठीक है विशाल जी, आपके टाइम उन्होंने बोला था, आपने बोल लिया, ठीक है, करते हैं तो किस आधार पर आखिर ये संविधान बदलने की बात करते हैं? केशवानंद भारती केस में स्पष्ट है कि बेसिक स्ट्रक्चर में संसद परिवर्तन नहीं ला सकती। संविधान के पहली बार 150 सांसदों को जबरन निलंबित कर दिया गया। ये संविधान में बचा हुआ, जबरन निलंबित किया गया 150 सांसदों को। और क्या संविधान बदलेंगे? दिया कुमारी बतौर मुख्यमंत्री, आपने इसका मतलब भारती के पढ़ा नहीं है। भारती ने क्या सवाल किया? और जो प्रेम कुमार परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, संविधान बदलने की बात करते नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री पद क्यों दिया गया? परिवर्तन नहीं ला हुई है। दिया कुमारी पर कार्रवाई कब होगी? दिया कुमारी पर कार्रवाई कीजिए। संविधान बदलने की मंशा आपकी नहीं थी तो दिया कुमारी बतौर उप मुख्यमंत्री बोली है, उप मुख्यमंत्री है, क्यों कार्रवाई नहीं हुआ? ठीक है अविरल जी, विशाल जी, इनकी बात का ठीक है अविरल जी, विशाल जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। रविंद्र जी के पास बहुत देर से नहीं गया हूं। रविंद्र जी, ये मुझे बताइए
ये पीडीए का फॉर्मूला आपने तैयार किया, आपका पीडीए फॉर्मूला चल गया और आप अच्छी खासी सीटें भी लेकर चले आए। लेकिन जैसा कि अभी अविरल जी ने कहा और मैं भी ये सवाल उठाता रहा हूं कि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी आ गई तो ओबीसी एससी एसटी को नहीं छोड़ेगी, बीजेपी आ गई तो संविधान बदल देगी, बीजेपी आ गई तो राम मंदिर में किसी को घुसने नहीं देगी, मतलब ये जो भ्रांतियां फैलाई गई, आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि आप एक तरीके से, जैसा कि अब पार्टी आरोप भी लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, आप लोग भ्रांतियां फैलाए। और हां, एक चीज जो आप लोग का अच्छा था और बीजेपी उसका काट नहीं निकाल पाई, वो थी पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन सवाल यहां एक बार और आ जाता है रविंद्र जी कि अगर आप पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो राज्यसभा चुनाव के समय में आपको यह पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक क्यों नहीं याद आता है रविंद्र जी? जो पीडीए फॉर्मूला है वो आज का नहीं है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने भी यही बनाया था, संत कबीर दास जी ने भी यही बनाया था, माता सावित्रीबाई फुले ने ही बनाया था, अम्बेडकर साहब ने ही बनाया था। ये भारत की मूल भावना है, 90% लोगों की भावना है। समाजवादी पार्टी का इतिहास भी यही रहा है कि इसी समूह के लिए लगातार 90% जो लोग हैं भारत में उसी समूह के लिए संघर्ष करती है। उस चीज को हमने बढ़ाया और 1.5 साल तक हमारे लोग साइकिल यात्रा कर करके और जनता को जागरूक करते रहे बीजेपी के झूठ को, बीजेपी के प्रोपोगंडा सेल जो जिसको ईआईटी सेल बोलते हैं उसके झूठ को, और धरातल पे हुए कार्यों को जाके दिखाते थे। जब हमारी साइकिल यात्रा जाती थी तो बगल का ही शौचालय दिखाते थे कि इसी शौचालय का ढोल पीट रही है। उनसे राशन मंगाते थे और राशन मंगा के जब वो थैला खोला जाता था तब हम दिखाते थे कि इसी का झूठ ढोल पीट रही है भारतीय जनता पार्टी। तो हमने ये लगातार लगभग 1.5 साल तक काम किया है जाके कि जो इनकी जन कल्याण विरोधी कार्य थे स्थानीय स्तर पे जाके हम लोग इसको झूठ खोलते थे, चाहे फिजिकल के रूप में या चाहे डॉक्यूमेंट के रूप में। तो ये अगर और मान लीजिए हमने झूठ फैलाया कि संविधान बदल देंगे, तो आपने जो संविधानों में संशोधन किए हैं और जो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप आतुर हैं, ये आप छुपा थोड़ी पाइएगा। ये तो डॉक्यूमेंटेड है, सदन में भी डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में भी डॉक्यूमेंट है और सारा संविधान से संबंधित है। तो आप संविधान बदलने की चेष्टा कर रहे हैं और चाहते हैं और आपके सांसद लोग कर चुके हैं, उन पे रोक लगाइए। और अभी भी एक मौका था कि उसको गलत मान लेते तो उसको स्लिप ऑफ टंग बोल रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ सांसद लोग स्लिप ऑफ टंग बोलते रहेंगे तो जैसे 19 के बाद से लगातार आप उत्तर प्रदेश में साफ होते जा रहे हैं, या पूरे देश में 28 राज्यों में केवल 9 राज्य ऐसे हैं जहां इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। अभी भी वो अहंकार है जिसको मोहन भागवत जी कहते हैं कि जो हार हुई है उसका प्रमुख कारण अहंकार है और जन कल्याणकारी नीतियों के खिलाफ है। तो मोहन भागवत जी की बात मानते। रविंद्र जी, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि मतलब हार और जीत तो चलिए मान लीजिए हो गया और चल रहा है, चर्चाओं का दौर शुरू हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। अच्छी चीज यह है कि समाजवादी पार्टी आजकल मोहन भागवत को बहुत सुन रही। नहीं सुनेंगे, वो तो जो हम राजनीतिक पार्टी हैं, हमारा काम है कि हर व्यक्ति को सुनना, खाली अपने देश की सीमाओं के अंदर ही नहीं, देश की सीमाओं के बाहर भी सुनना। अगर देश की सीमाओं के बाहर आपको सुनना हो व्यक्ति को आप सुनते हैं, लेकिन तो इन्होंने जो देश के अंदर जो इन्होंने भ्रांतियां फैलाई नहीं सुना, और उसी दिन विदेश में छपे सारे अखबारों की हेडलाइंस आप पढ़ लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह की भ्रांतियां फैलाना चाहते हैं। तो ये इनका काम है, ये करते रहेंगे। ये केवल उन्माद फैलाते हैं, उस उन्माद का प्रोपोगंडा करते हैं। तो निश्चित रूप से उन्माद थोड़े दिन के लिए सफल होता है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन वो उन्माद लगातार सफल हुआ। मैं एक उदाहरण गिरा दे रहा हूं। 1992 में इन लोगों ने उस स्ट्रक्चर को गिराया जिसमें हाई कोर्ट का स्टे था और उसमें प्रभु श्री राम का मंदिर चल रहा था। इन लोगों ने गिरा दिया, गिरा के उन्माद फैलाने का प्रयास किया और कल्याण सिंह की सरकार थी पूर्ण बहुमत की और हार गई है सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश से बाहर हो गई। अभी तो एक फैजाबाद की सीट से बाहर हुई जिसमें अयोध्या विधानसभा आती है। 1992 में तो पूरे उत्तर प्रदेश से बाहर हो गए थे। ये उन्माद का जीवन होता है। अगर उन्माद के जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं तो ये लोकतंत्र विरोधी है और लोकतंत्र विरोधी कार्य करते रहते हैं। और लोकतंत्र विरोधी कार्य जो है किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं चल पाएगा। और प्रभु श्री राम का एक सेकेंड रविंद्र जी, मेरा सीधा सा सवाल यह है, आमतौर पर मैं इस मुद्दे पर जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर आप अब राम मंदिर को लेकर चले आए तो मेरा सवाल यह है कि उन्माद अगर भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया
तो उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था और राम भक्तों पर गोलियां किसने चलवाई, आपको यह भी पता होगा। ये मुझे लगता है कि आपको ये नहीं कहना चाहिए कि राम भक्तों में गोलियां चलाई। 1990 में अच्छा, कल्याण सिंह ने उस स्ट्रक्चर को अब गिरने एंकर दिया, को भी धमकाएंगे आप। करने दिया। और 1990 में ये जो उस समय पंचकोसी परिक्रमा चल रही थी, अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में 5 लाख लोग अयोध्या जी की तरफ बढ़ रहे थे। उस समय अयोध्या जी की कंटेनिंग कैपेसिटी केवल 40,000 थी। हम सरकार के रूप में जिम्मेदार थे कि हम ये जो हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है उसके विरुद्ध और जो पूजा चल रही है उसके विरुद्ध ये अराजक भीड़ वहां पे ना पहुंचने पाए, इसलिए आपने गोलियां चलवा दी। सुन लीजिए पहले, सीआरपीसी की धारा है, सीआरपीसी की धारा 130, जब माओ आगे बढ़ता है और माओ को नहीं रोका जा सकता है तो स्थानीय मजिस्ट्रेट वार्निंग देता है, अनुरोध करता है, वार्निंग देता है, उसके बाद नहीं होता। रविंद्र जी एक चीज सुनिए, रविंद्र जी आज अगर अपराधियों पर और सब पर कार्रवाई होती है तो आपको आईपीसी सीआरपीसी नहीं याद आता है रविंद्र जी, और आप सीधा ये कह देते हैं कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है। उस वक्त आपको कार सेवकों पर आईपीसी सीआरपीसी आपको याद आ रहा था और मुख्यमंत्री जो थे वो कार सेवकों पर गोली चलवाते हैं और आप मुझे आईपीसी सीआरपीसी बता रहे हैं। लेकिन आज अगर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई होता है तो उत्तर प्रदेश में आपका कलेजा फट जाता है और आप अब आईपीसी सीआरपीसी तब याद नहीं आता आपको, उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है वो आईपीसी सीआरपीसी में आता है कि नहीं आता है? दो चीज आपत्तिजनक है, आपने कहा कलेजा फट जाता है, एंकर ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं है। नहीं ना, एक सेकंड रविंद्र जी, जितने मासूम आप बनने की कोशिश कर रहे हैं उतने हैं नहीं रविंद्र जी। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप अभी जब कह रहे हैं, आपको बयान सुनवाता हूं, मुख्तार अंसारी के यहां जाकर यह कहना कि मुख्तार अंसारी को जेल में मारा गया, ये किया गया, वो किया गया, ये क्या था? सुन लीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे सुना करिएगा। मुख्तार अंसारी को जेल में मारा जाएगा, मुख्तार अंसारी के मरने से 3 महीना पहले से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। हम उसी बात को कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका है। फिर आप एक सेकंड देखिए रविंद्र जी, आप आगे वहीं, आप वहीं आ गए। एक सेकंड रविंद्र जी, आप वहीं आ गए जहां मैं आपको ले आना चाह रहा था। अभी आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एक सेकंड जो रिपोर्ट आई उसमें यह कहा गया कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। सर स्लो पॉइजन का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, और जो आप कह रहे हैं कि जो मॉब वहां पर अयोध्या में उस वक्त पहुंचा था और आप आईपीसी सीआरपीसी की धारा बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को जायज ठहराया और मंदिर का निर्माण हुआ। सर सवाल यह है कि अगर आप एक मुख्यमंत्री हैं और जिम्मेदार हैं, आप मुखिया हैं प्रदेश के, तो अगर आप इस तरीके से गोली चलाएंगे और आप इसको सही ठहरा रहे हैं तो सर आपकी बुद्धि विवेक पर मैं छोड़ता हूं सारी चीजें। पहली बात तो मुख्यमंत्री गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकता, कोई भी अधिकार नहीं है उसके पास। तो वो कौन लोग गोली चला आदेश देने का कोई अधिकार देखिए रविंद्र जी क्या है ना, अगर इसमें चले जाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा। मैं अभी सुन लीजिए, नहीं एक सेकंड प्रवक्ता के पास धैर्य नहीं होता तो मैं मान सकता था। आपने क्वेश्चन पूछा तो उसके आंसर तो सुन। जी बोलिए। आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने गोली चलाने का आदेश दिया, तो ये आयोग कमेटी, एक जांच कमेटी बनी थी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ये सारी चीजें मिलते हैं जो आप पूछ रहे हैं। दूसरा, किसने गिराया इस इंस्पेक्टर को, भी लिब्राइन कमेटी में लगा हुआ है। ताकि लिब्राइन कमेटी में आरोप लगा था आडवाणी जी, अशोक सिंघल जी, उमा भारती पे। इन लोगों ने सीबीआई कोर्ट में जाके कहा मैंने नहीं गिराया है, अभी कहते हैं गिराया है। लेकिन जब लिब्राइन कमेटी के नाम पे सीबीआई कोर्ट में गए तो कहते हमने नहीं गिराया है। तो ये इनका द्वारा चरित्र अपने आप ही है। लिब्राइन कमेटी आएगी, रिपोर्ट आएगी। ठीक है रविंद्र जी अविरल जी, 1 मिनट। अब हम चलेंगे संदीप वर्मा के पास, काफी टाइम से राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनके पास नहीं गए। संदीप जी देखिए, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, चर्चा जब चलती है तो बातें बहकती हैं और प्रवक्ता आमतौर पर बातें बहका भी ले जाते हैं। कई बार हम एंकर जितने भी सचेत रहे, लेकिन प्रवक्ता की काबिलियत यह होती है कि जहां चाहते हैं वहां लेके चले जाते हैं बातों को। मैं आपके पास वही टॉपिक पर वापस आना चाहूंगा। अब देखिए उपचुनाव भी है विधानसभा का और 2027 का चुनाव भी है। अब यह कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आईएएस आईपीएस जो अधिकारी हैं इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग इसलिए की गई क्योंकि सरकार की जो योजनाएं थे वो जमीन पर ये अधिकारी पहुंचाने में नाकामयाब रहे। पहला। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने सांसदों का सहयोग नहीं किया, पार्टी में भीतरघात हुआ, पार्टी इस वजह से हार गई। सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि जिन नेताओं की पैराशूट लैंडिंग करवा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो नेता कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन जब कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी पार्टी को दिया जाता है तो पार्टी नजरअंदाज करती है। तो जब इस तरीके के परिणाम आते हैं तो पार्टी समीक्षा बैठक करके विधायकों के सर पर ठीकरा फोड़ती है। ये सही है, आपको लगता है? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जब भी इस तरीके की चीजें होती है तो पार्टी हमेशा समीक्षा करती है। हो सकता है कि विधायकों की गलती, हो सकता है जनता तक जो योजनाएं पहुंचानी थी वो नहीं पहुंचाने में सक्षम हो, उसमें अधिकारियों का भी रोल होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं उन्होंने नहीं किया होगा। और ऐसा नहीं कि सारे लोग को इसी तरह पढ़ा जा सकता है। ऐसा तो कुछ ऐसे जगह होंगे या कुछ ऐसे विधायक होंगे, कुछ ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो इस तरीके की हरकतें की हैं जिससे कि जो है भाजपा हार का सामना कर रही है। ये एक बहुत छोटा विषय है, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से भाजपा आ रही है। देखिए, भाजपा हारने का मेन जो कारण है वो है जातिवाद। जब तक जातिवाद उत्तर प्रदेश में नहीं था तब तक भाजपा की सरकार बनी, क्योंकि भाजपा जो है, जो बिखराव था वो बिखराव खत्म हो गया था। अब क्या हो गया है कि अब जातिवाद का जो ऐसा फैक्टर हो गया है कि वो बिखराव फिर से दोबारा पैदा हो गया है। आप पीडीए के रूप में देख लीजिए, आप देखिए ना पिछले 2019 का चुनाव, मायावती जी जीत जाती है 12-13 सीटें और ये जीत जाते हैं 5-6 सीटें सपा वाली। तो ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ यही जीते हैं। देखिए, इस बार क्या हुआ है कि जो दलित वोट है, स्कोर वोट है मायावती जी का, मायावती जी ने देखा कि मायावती जी सक्रिय तो है नहीं और कार्यकर्ता भी इतने सक्रिय नहीं है। इसी वजह से वो जो वोट पड़ना था, दलित वोट जो पड़ा था मायावती जी को, वो ना वोट पड़ के वो सीधा सफल हो गया है। यही मेन कारण रहा है, यही मूल कारण रहा है, हार का कारण है। आप देखिए 30 से 35 से जो भाजपा हारी है, वो भाजपा जो हारी है उसके पीछे 10 से 15 या 20 हजार वोट की मार्जिन है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, अवध की बात देख लीजिए, पूर्वांचल की बात देख लीजिए, तो यही मार्जिन रहा, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं रहा है। और रही बात जो है, हमारी सपा के जो प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हम जो है अखंड की बात करते हैं, संविधान नहीं बदला गया है। अरे क्या बात करेंगे आप अखंड की? अखंडता की तो बात ही मत करिए। आप मुलायम सिंह यादव जी के वो गोलीकांड को मत भूलवाइए। आप वो स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन उस विषय पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। जो आप लोग करके गए हैं वो बहुत खराब करके गए हैं। इतिहास आपके साथ हमेशा याद आपको करेगी और हमेशा आपको याद करके बताएगी। जैसे कांग्रेस ने इमरजेंसी में देश में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया था जैसे मानो कि देश में कुछ है ही नहीं, देश खत्म हो चुका है, टुकड़े हो चुके हैं। उस टाइम कानून का, उस टाइम संविधान का और जो है खत्म हुआ था, उस टाइम संविधान के साथ जो हत्या हुई थी। तो वो सारे जो बातें हैं वो हमेशा इतिहास आपको याद करेगा और आपको बताएगा कि आपने जो गलती की दोबारा न करें, कोई भी पार्टी हो। अच्छा, भाजपा के साथ अगर नीट के साथ ऐसी कोई गलती हुई तो वो भी याद करा जाएगा। ऐसा नहीं वो कोई दूध का धूला है। लेकिन रही बात जो है, मूल जो बात है कि जो आने वाले भविष्य में जो चुनाव उत्तर प्रदेश में उपचुनाव या बिहार या झारखंड या बाकी अन्य प्रदेशों में जो चुनाव है उसमें भाजपा जरूर उसमें मेहनत करेगी और जो गलतियां होंगी उसको समीक्षा करके उसको सुधार करके बाकी पार्टियां भी देखिए इस तरीके का माहौल बनाएगी। देखिए, राहुल गांधी जी क्यों माहौल बना रहे हैं, अखिलेश यादव जी क्यों माहौल बना रहे हैं, ताकि उनकी पार्टी की ऊर्जा बनी रहे और साथ ही साथ जो छोटे छोटे घटक दल है उनके साथ जुड़े रहे। ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। विशाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी देखिए, संदीप जी भी, अविरल जी भी ये साफ साफ कह रहे हैं कि आप लोगों ने माहौल बनाया और माहौल भी आप इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपके कार्यकर्ताओं में जो जोश पैदा हुआ है, उनका मनोबल जो बढ़ गया है वो घटे ना। इसी वजह से आप लोग इस तरीके के बयानबाजी आमतौर पर करते हैं ताकि कार्यकर्ताओं को यह लगा रहे कि शीर्ष नेतृत्व हमारा वो जगा हुआ है, सोया नहीं है, और यही वजह है कि आप लोग इस तरीके के बयान देते हैं। विशाल जी। देखिए शिवम जी, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। अभी भाजपा के विश्लेषक और राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा कि आपातकाल लगाया गया। देखिए भैया, आपातकाल किस समय किस परिस्थिति में लगाया गया वो अलग बात है, लेकिन हमें गर्व है अपने नेता राहुल गांधी पर, जिन्होंने कहा डंके की चोट पर कहा कि हाँ आपातकाल गलत था। लेकिन भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा कि ये तो सांसदों को जबरन निलंबित किया कर जाना वो भी गलत था। भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा, न राजनीतिक विश्लेषक ने कहा। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि समाजवाद के अपने श्री मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलाई। देखिए, मैं बीच में बोल रहा था, बीच में नहीं बोला था, अभी मैं बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा।
आप विशाल से बात करो, थोड़ा बचकर बात करना भैया। बीच में बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास मैं फिर मैं बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अगर आप बीच में बोलोगे, अगर देखिए धमकी मत दीजिए कर रहे हो भैया, मैं आपको फिर बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा अगर आप बीच में बोलोगे तो। अगर इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जो समाजवाद के बड़े प्रोद्धार से उन्होंने गोलियां चलाई, जब मुलायम सिंह यादव जितने ही आपको दिक्कत है, तो भाजपा के ही सरकार के कार्यकाल में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ही उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो फिर भाजपा ने पद्म विभूषण सम्मानित क्यों किया जब उन्होंने राम मंदिर पर गोली चलाई? यानी कि वोट बैंक की राजनीति तो आप कर रहे हैं, आप वोट पाने के लिए उनको सम्मानित करने का काम करते हैं और दूसरी तरफ उनको काटने का भी काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों चरित्र है। आपका सवाल था, अभी राजनीतिक भाषा का भी सवाल था। हमने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि आपातकाल हमें गर्व अपने नेता राहुल गांधी पर, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता आज अभी तक शिक्षा मंत्री के लिए भी नहीं कहा था। कुछ दिन पहले तक नीट का पेपर लीक हुआ, संसदों को जबरन निलंबित कर दिया गया। ये सब कोई मामला नहीं है। देश में घोषित आपातकाल है, शिक्षा पर आपातकाल है, कृषि पर आपातकाल है, युवा पर आपातकाल है, रोजगार पर आपातकाल है, तो कौन चर्चा नहीं? भैया जो बीत गया तो बीत गया। अगर आपातकाल गलत था तो देश की जनता ने दूसरी बार इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत का सरकार दिया। जितना दूसरी बार में इंदिरा गांधी जी को सत्ता बहुमत सांसद जीत कर आया, उतना तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सांसद जीत कर नहीं आया है जितना इंदिरा गांधी जी को समय आए थे। अगर आपातकाल गलत था, अगर देश जनता के साथ, अगर आम जनता के साथ कुछ गलत हुआ होगा, मैं समझता हूँ कि तो कुछ नेताओं के साथ उन्होंने कुछ किया, लेकिन अगर आम जनता के साथ कुछ हुआ तो आम जनता की वोट देने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार को जितना भारतीय जनता पार्टी अभी सांसद जीत कर लिया है, उतना इंदिरा गांधी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार उसमें बनी। लेकिन राहुल गांधी जी ने, मैं उनका सम्मान किया। और दूसरी बात, आपका भी सवाल था, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा अपने सवाल। ठीक है, विशाल अविरल जी जवाब दीजिए। जी देखिए, अभी ये कह रहे थे कि बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। अब मैं एक एक करके इनके सारे घोटाले गिना देता हूँ। सर्वप्रथम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो इन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हसन अली का हवाला घोटाला यूपीए के समय में हुआ, उसका कृपया करके उत्तर दे दें। आईपीएल का घोटाला यूपीए के समय में हुआ, उसका कृपया करके उत्तर दे दें। पालघर के अंदर संतों की निर्मम हत्या यूपीए की सरकार के दौरान हुई, उसका कृपया करके उत्तर दे दें। धीरज साहू के विषय पर कृपया करके। अविरल जी देखिए, एक सेकंड, अविरल जी देखिए, इन घोटालों का जवाब आप लेते रहिएगा, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। ये जो आपके सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में, इनको जो ये सीटें मांग रहे हैं, वो सीटें आप देने के इस वक्त स्थिति में हैं? और दूसरा ये कि जिन विधायकों को आप कह रहे हैं कि 2027 में 100 से ज्यादा विधायक आप पत्ता काटने वाले हैं, उनका सवाल ये है कि सब गलती विधायक की है जो आपके कार्यकर्ता आप तक सूचित कर रहे थे कि ये जो पैराशूट लैंडिंग करवाए हैं प्रत्याशियों की, ये ठीक नहीं है। वो फीडबैक आखिर सरकार ने क्यों नहीं लिया और आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं आप लोग? सवाल, मेरे दोनों सवाल का जवाब दीजिएगा। उपचुनाव में आप अपने सहयोगी दलों को कितनी सीटें दे रहे हैं और उपचुनाव में क्या स्ट्रेटजी है आपकी? पीडीए का कार्ड क्या निकाला आप लोगों ने? जी नहीं, देखिए, दोनों सवालों का एक ही उत्तर है और वो बिल्कुल सटीक उत्तर है, और वो ये है कि संगठन मिल बैठ करके निर्णय लेगा, तय करेगा और शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी हर स्थान पर जीतेगी। अब यही बात हम कर रहे थे कि हमारी गठबंधन की बात हम तय कर लेंगे। बताइए ना, 10 सीट में भाजपा कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी? नहीं तो इसीलिए मुझे उत्तर देना पड़ा, नहीं तो कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? के लिए उत्तर दे देता। कितने सीटों में चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? कौन प्रकाश जुलाई को कितना सीट दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? जिन्होंने कहा कि मोदी और योगी देश जनता ने नकार दिया है। समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता राहुल गांधी पर कोई भी बात नहीं। राहुल गांधी किसी भी नेता पर कोई बात नहीं। पीड़ा क्यों है धीरज साहू के ऊपर? मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, आपातकाल के ऊपर वही सवाल पूछ रहा हूँ। इतना पीड़ा में क्यों है आखिर आप? वही मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत सीटों में जा रही है। ठीक है, एक सेकंड विशाल जी, अविरल जी, मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं रविंद्र जी से फटाफट सवाल ले लेता हूं। रविंद्र जी, उपचुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें आप देने जा रहे हैं इस बार उपचुनाव में, और विधानसभा चुनाव में क्या यही पीडीए का फॉर्मूला आप आगे खींचने की तैयारी में है? पीडीए का यही फॉर्मूला रहेगा, इसमें जातीय जनगणना भी रहेगी और तमाम चीजें जन कल्याणकारी नीतियां रहेंगी। अभी उपचुनाव की तारीख डिक्लेयर नहीं हुई है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं। खबरें तो रविंद्र जी आ रही है कि कांग्रेस कह रही है 4 से 5 सीट चाहिए हमें। ऐसी खबरें उड़वाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा एनडीए के गठन से लेकर चुनाव होने तक। फिर मैं आता हूँ, जो 10 जगह पे चुनाव हो रहे हैं उसमें 5 जगह हमारे उम्मीदवार थे
समाजवादी पार्टी जीती थी 3 जगह बीजेपी, 1 आरएलडी, 1 निषाद। निषाद पार्टी ने इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि शेर सिंह राणा को करोगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, और सुभाषपा अलग हो गई है। हमारी एक समन्वय बैठक कांग्रेस के साथ में हो चुकी है इस 10 सीटों को लेके। उन 10 सीटों के समस्याओं का भी जिक्र हो चुका है, और इनके जो अविनाश जी हैं प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ भी चर्चा हो चुकी है। तो हमारे साथ कोई भी समस्या नहीं आएंगी, लेकिन हमारे अंदर लड़ाई होगी कि अभी मारपीट हो जाएगी, ऐसा करके समाचार जो प्रोपोगंडा सेल है बीजेपी का करती रहेगी, और सुखद परिणाम सामने आएंगे। फिर हम 10 की 10 सीटें प्रयास करेंगे जीतने में सफल हो जाएं, और भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से सफल हो जाए जैसे 28 राज्यों में 9 राज्य तक सीमित है। जी धन्यवाद। ठीक है, अविरल जी जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से अनुमान लगा रहे हैं ये सब बेबुनियाद है, लेकिन अंत में इनसे मैं एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी। जिस तरीके से लंबे समय तक इन्होंने संविधान को लेकर अफवाह फैलाई, कृपया करके आज एक बार रात को बैठकर आत्मचिंतन कर लें और केशवानंद भारती केस को जरूर पढ़ लें, बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर जरूर पढ़ लें। मुख्यमंत्री पद से हटाओ, दिया कुमारी बोली है। अब जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कांग्रेस क्या भाजपा के प्रवक्ता बताया आपका जवाब नहीं है ना। जितना आपकी उम्र में उतना दिन कांग्रेस सत्ता में रही है, जितना आपकी उम्र में उतना दिन कांग्रेस सत्ता में रही है। बताइए कितना जमीन आपका कांग्रेस पार्टी ने लिया, कितना जमीन कितनी भैंस आपकी कांग्रेस पार्टी ने लिया, अब तो आपने कराया। और आपकी सरकार की बात मत करिए, जितनी आपकी उम्र नहीं उतना दिन हमने सत्ता में रहा। बताइए कितना से कितना जमीन कांग्रेस पार्टी आपकी ले ली। ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं कि आपने अफवाह फैलाया, हम सत्ता में नहीं आ पाए। अरे भैया टिकड़ा फोड़ना अलग चीज, अलग बात है। आपका अहंकार हो गया पर आप बैठे हुए हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। ठीक है, वैसे आप डिबेट करिए, ठीक है, चिल्लाने से डिबेट नहीं। अविरल जी बिल्कुल दिया कुमारी पर विशाल जी देखिए क्या है ना कि अपना लोगों का तर्क होता है और हर प्रवक्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन सवाल ये कि अब जो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। अब लोकसभा का चुनाव तो हो गया, अब आगे विधानसभा चुनाव और उपचुनाव पर उस पर नजर रखिए। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, विशाल जी आपका भी, रविंद्र प्रताप सिंह आपका भी, संदीप वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब समीक्षा की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास सौंपी जाएगी, और खबर जो है इस रिपोर्ट के हवाले से वो ये कि 100 से ज्यादा विधायकों का पत्ता इस बार कट होने वाला है। तो क्या सवाल आकर वही खड़ा होता है कि क्या जो शीर्ष नेतृत्व है वो हार का ठीकरा विधायकों पर फोड़कर इस पूरे जो आत्मचिंतन है उसकी फाइल को बंद करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।